हरियाणा टुडे में बड़ी खबरों पर चर्चा। जी हां, तो हरियाणा टुडे की शुरुआत करते हैं सीएजी के जिन से। हरियाणा विधानसभा में पेश की गई सीएजी की सालाना रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार अब बैकफुट पर दिख रही है। सोमवार को सदन में रखी गई सीएजी की रिपोर्ट में हुड्डा सरकार पर राजीव गांधी ट्रस्ट को जमीन देने में कायदे कानून को ताक पर रखने के आरोप के साथ साथ डीएलएफ को कम कीमत पर सरकारी जमीन देने का भी आरोप लगा है। सरकारी विभागों, निगमों और अन्य उद्यमों में कैग को ढेरों कमियां मिली हैं। कैग ने अपनी सालाना रिपोर्ट को 4 हिस्सों में बांटा है और इसे सरकार को भेज दिया है। मीडिया से बातचीत में हरियाणा के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ओंकार नाथ ने कहा कि उनकी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि सरकार ने गांव उल्लावास में राजीव गांधी ट्रस्ट को जमीन देते समय नियमों को तोड़ा और ट्रस्ट को फायदा पहुंचाया। नाथ ने कहा कि ट्रस्ट को नियमों के तहत यह जमीन नहीं दी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार ने बोली प्रक्रिया को भी नहीं अपनाया, जिससे नुकसान हुआ है। नाथ ने सरकार पर डीएलएफ को सरकारी जमीन कम कीमत पर देने का भी आरोप लगाया है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने इस कंपनी को 2100 करोड़ रुपए की जमीन 1700 करोड़ रुपए में दे दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जमीन की कीमत तय करने में निर्धारित नियमों की पालना नहीं की। हमने अपनी रिपोर्ट में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कंसल्टेंट ने कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन की गलती से 438 करोड़ का नुकसान हरियाणा सरकार को हुआ है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा में सरकारी अफसरों की मिली भगत से अवैध कॉलोनियां लगातार फैल रही हैं। कैग की रिपोर्ट में राज्य के 7 जिलों का हवाला देकर कहा गया है कि यहां पुलिस, रेवेन्यू विभाग और अन्य सरकारी विभागों की लापरवाही की वजह से अवैध कॉलोनियों में न केवल जमीन की रजिस्ट्री हो रही है, बल्कि वहां बिजली और पानी के कनेक्शन भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सब रजिस्ट्रार ने एनओसी प्राप्त किए बिना रजिस्ट्रियां की। आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संपत सिंह जी, बहुत स्वागत है एवन तहलका हरियाणा पर आपका। अलग अलग जो महकमे हैं सरकार के, सभी पर करीब करीब सवाल उठाया गया है। ऐसी घटनाओं का जिक्र है जो बड़ी चिंता जताती हैं कि ऐसे तालाब की खुदाई मनरेगा के तहत करवा दी गई जिसमें कभी पानी ही नहीं आता है। आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से सवाल खड़े होते हैं हमारे अफसरों पर और हमारे सरकारी तंत्र पर? ऐसा है जी, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि कैग का काम होता है ऑडिट करने का और बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और सरकार भी जो है कैग से डर के काम करती है, महकमे भी करते हैं। कल को कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन लग जाएगा, दिक्कत आ जाएगी ऑब्वियसली। लेकिन जो कैग रिपोर्ट देते हैं वो फाइनल रिपोर्ट नहीं होती है। वो रिपोर्ट आ गई, ठीक है, उन्होंने कमियां निकाल दी, ऑब्जेक्शन निकाल दिए। इसके बाद ये रिपोर्ट जाएगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, विधानसभा कमेटी है और वो भी बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है। और उसके अंदर जाने के बाद उसकी स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी में सारे मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं। जैसे हरियाणा प्रदेश का बता रहा हूँ, मैं चेयरमैन हूँ कमेटी का पीएससी का। जैसे मुरली मनोहर जोशी जी लोकसभा के अंदर है। और वहाँ फिर सीनियर मेंबर्स होते हैं। अशोक अरोड़ा जी हैं लोकदल के, सीनियर मोस्ट मेंबर हैं। इधर अनिल विज जी हैं, सीनियर मोस्ट बीजेपी मेंबर हैं। ये सभी लोग मेंबर्स हैं। और वहाँ जो है कायदा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल खुद आते हैं, वो हमारे साथ बैठते हैं और सामने हम उस डिपार्टमेंट को बुलाते हैं जिसकी कमियां होती है। और जो आफ्टर स्क्रूटनी अगर डिपार्टमेंट में कसूर पाया जाता है तो डिपार्टमेंट को वो जो भी हमने उनकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन फर्दर के लिए करते हैं ऑर्डर, तो वो हो जाते हैं। और नहीं पाया जाता है तो बहुत से पहले ड्रॉप भी होते हैं। अब मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं देख रहा हूँ काफी ड्रॉप भी होते हैं विद अप्रूवल ऑफ द कैग ही होते हैं। कंट्रोलर जनरल की उसकी रिपोर्ट के उसके साथ सहमति से होते हैं। तो ये काम होता है स्वाभाविक है। देखिए, कागज देखना, अकाउंट्स देखना, और बाकी होता है जस्टिफाई करना। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न की बात करते हैं हम, उस टाइम भी नोटिस आते हैं। नोटिस आने के बाद वो नोटिस फाइल भी होते हैं। तो ये कंट्रोलर जनरल की तो उनका वाजिब है उनके ऑब्जेक्शन लगाना, लेकिन इसका नेट रिजल्ट आएगा वो पीएससी कमेटी के अंदर रिजल्ट आएगा। तो ये आज जो कह रहे हैं इसको जो एक किस्म का राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये गलत है। राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये काम अकाउंट्स का काम है। बाकायदा जो डिपार्टमेंट है फिर उसको जस्टिफाई करेगा, उसके एक्सप्लेनेशन कॉल की जाएगी, वो लोग आएंगे। और एफसी लेवल से नीचा नहीं बुलाते, चाहे गलती वो एक उनके एसडीओ की हो, चाहे गलती उनके एक्शन की हो। छोटे छोटे कर्मचारी गलती भी है, उसके लिए जवाबदेही जो है वो गवर्नमेंट की होती है। उस डिपार्टमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर एफसी आता है, फाइनेंशियल कमिश्नर बाकायदा, उसको चीफ सेक्रेटरी तक को हम लोग बुलाते हैं मीटिंग के अंदर, वो भी आते हैं।
तो वहां जाके फिर तय होता है कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, कौन सा ड्रॉप के लायक है, कौन सा आगे फर्दर कार्रवाई के लायक है। जी संपत सिंह जी, बिल्कुल ऐसे मामले हो सकते हैं कि जिसमें जो आकलन है वो सब्जेक्टिव हो, अलग अलग लोगों का अलग अलग आकलन हो सकता है, सरकारी अधिकारियों का जो विभाग के हैं उनका अलग हो और सीएजी उस बारे में अलग सोचती हो कि इतने का नहीं, इतने का इससे बचत हो सकती थी या नहीं। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो बिल्कुल रिकॉर्ड पर आधारित हैं, जैसे कि सिंचाई का जो लक्ष्य पिछले 5 साल का रखा गया था, 1140,000 हेक्टेयर जो नई जगह को सिंचित किया जाना था, उसमें से अचीव हुआ है सिर्फ 104, 10% से भी कम। यमुना पर बाढ़ के रोक का काम होना था, वो पूरा नहीं हो पाया। केंद्र से मदद मिलनी थी 83 करोड़ की, हरियाणा को, वो नहीं मिल पाई। और इससे भी ज्यादा पुख्ता ये कि 68 कैदी पैरोल पर गए थे, वो लौट कर ही नहीं आए। इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो कैदी गए हैं और वो आंकड़े सामने रखे गए कि ये लौट कर नहीं आए, उनकी सिक्योरिटी भी जब्त नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि लौट के ये नहीं है, और काफी है। मैंने तो असेंबली में सवाल ही पुटअप किया था, मैं जबकि रूलिंग पार्टी का मेंबर होने के नाते बाकायदा मैंने जो ये पैरोल जो लोग जंप कर गए थे और जो आज हरियाणा में जो लोग मिसिंग हैं और जो क्राइम जो हुए हैं उनके ऊपर मैंने असेंबली के अंदर सवाल भी बाकायदा किया था, बस जबकि अपोजिशन पार्टी सवाल भी नहीं कर पाई थी। मैं एक जागरूक एमएलए के रूप में काम करता हूं, चाहे मैं सरकार में रहूं और चाहे मैं विपक्ष के अंदर रहूं। वो आंकड़े मेरे पास भी आए थे, लेकिन सरकार उसका अपना जवाब भी देती है। जिस तरह परिस्थितियां हम कंपेयर करते हैं, जैसे हरियाणा के अंदर रेप का मामला बहुत उठा था सबसे ज्यादा, क्योंकि दिल्ली के नजदीक होने की वजह से बहुत छाया रहा 1 महीने तो। लेकिन हम ये नहीं, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं उन आंकड़ों को मैं कि हमारे आंकड़े कम थे, लेकिन अगर परसेंटेज देखेंगे 10 के मुकाबले 11 के देखेंगे तो हरियाणा में तो 1.4 था और बाकायदा केरला में था 75% था इंक्रीज जो आई थी। लेकिन इसका मतलब नहीं है मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, हम तो चाहते हैं 0 लेवल पर टॉलरेंसी आए, तो स्वाभाविक है सरकार की आलोचना भी होगी और सरकार उसके लिए नई रणनीति तैयार करती है। उसके बाद में ये जब रिपोर्ट्स आती है, इस तरह के जो असेंबली में सवाल आते हैं, बहुत सी जैसे मैंने जो उठाई है, जहाँ एक सवाल के अंदर तो 1000 करोड़ का सरकार को फायदा हुआ है। और अब जैसे पुलिस के थे 34 करोड़ रुपए उनके टीएडीए 1.5 साल से पड़े थे, अब वो रिलीज किए जा रहे हैं। उनकी एलटीसी थी करीबन 20 करोड़ की बकाया पड़ी है, वो रिलीज हो चुकी है। तो मतलब बहुत चीजें ऐसी होती है जो प्रश्न आप करोगे, उठाओगे तो सरकार उस पर कार्रवाई करती भी है और जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। जी संपत सिंह जी, बिल्कुल हमने केंद्र के स्तर पर भी ये देखा है कि सीएजी की रिपोर्ट जो होती है जब सामने आती है तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा उस पर बवाल खड़ा होता है, बड़े बड़े आंकड़े उसमें दिखते हैं, लेकिन बाद में जो सहमति बनती है या जिस पर उस पर चर्चा होती है तो उस स्तर के गड़बड़ी उसमें नहीं मिलती है। लेकिन संपत सिंह जी, इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, चाहे वो नरेगा हो, चाहे वो कर्ज माफ़ी की योजना हो, कर्ज माफ़ी पर पिछले दिनों सवाल उठा कि उसमें 22% के आसपास ऐसे लोगों के कर्ज माफ़ हो गए जो उसके योग्य नहीं थे। अब नरेगा को लेकर हरियाणा के संदर्भ में ये सामने आ रहा है कि 5% से भी कम मजदूरों को जो काम चाहते थे, 5% से भी कम मजदूरों को 100 दिन का जो गारंटी थी वो ठीक तरीके से मिल पाया, और 2/3 से ज़्यादा जिन्होंने कार्ड बनवा रखे थे उनमें से 2/3 को काम भी इसमें नहीं मिल पाया। इसके अलावा बुढ़ापा पेंशन पर सवाल उठे हैं, 16 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने ऐसी पेंशनों पर खर्च कर दिए, ऐसे लोगों को पेंशन दे दी जो उसके योग्य ही नहीं थे। आम लोगों से सीधी जुड़ी इन योजनाओं में भी अगर ढील बरती जाएगी, जो यूपीए सरकार की मास्टर प्लान योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, और वो उस वक्त जब पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस बात पर जोर देते हैं कि पूरा का पूरा पैसा, 99% पैसा आखिरी आदमी तक पहुंचना चाहिए, ये कितनी चिंता की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए और प्रदेश सरकार के लिए? देखिए, जो आपने कहा वो ठीक फरमाया, लेकिन ये जो आंकड़े आप बता रहे हो ये पर्टिकुलर वर्क के आंकड़े हैं, टोटल स्टेट के आंकड़े नहीं है। पर्टिकुलर वर्क पर जो ऑब्जेक्शन लगता है तो बाकायदा उसकी काफी इंक्वायरियां चल रही है। आज अंबाला के अंदर भी एक ऐसा केस है जिस केस के अंदर ये दर्शाया गया था, कंप्लेंट ये आई थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खर्चा कर दिया और दिखा दिया, नरेगा से दिखा दिया गया। उसकी बाकायदा इंक्वायरी चल रही है और वो इंक्वायरी होने के बाद उस पर कार्रवाई की भी जाएगी। तो इस तरह से ऐसे मामले सरकार के नोटिस में भी आते हैं और कैग के नोटिस में भी आते हैं। कैग की रिपोर्ट को सरकार सीरियस लेती है, ऐसी बात नहीं सीरियस लेती है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट तो मैं कहता हूँ या तो प्रीलिमिनरी जो इंक्वायरी कराते हैं उसमें आती है, और या फिर पीएससी कमेटी के अंदर जो है उसका दूध का दूध और पानी का पानी करके दे देते हैं। तो वो रिपोर्ट से पहले जिस तरह राजनीतिकरण लोग करते हैं, कैग ने अपना काम कर दिया, इट इज ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है उनका काम। अब सरकार का काम है कि वो पीएससी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बाद में कार्रवाई करें। मैं बहुत दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि कल पीएससी कमेटी की 2 साल की रिपोर्ट मैंने पेश की थी, उसके अंदर एक भी मेंबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, एक मेंबर ने सिंगल ने, जबकि वो ओकेजन था, बेस्ट ओकेजन था। हमारी रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करते और कैग की रिपोर्ट जो आती है उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं, जो अंतिम जो रिजल्ट आता है उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। इसका मंशा जाहिर होती है उसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, नहीं कि वो स्टेट का कोई भला करना चाहते हैं।
स्टेट बाकायदे इस मामले में चिंतित रहती है, चाहे वो कैग रिपोर्ट दे दे, चाहे न्यूज मीडिया, अखबार मीडिया देता है, कोई भी खबर देते हैं, हम उसको पॉजिटिव एंगल से लेते हैं और उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं। जी संपत सिंह जी, आप पीएसी के चेयरमैन भी हैं और पीएसी के बारे में ये सामने आ रहा है कि पिछले करीब 25-30 सालों से कोई ढंग की या पुख्ता स्पष्ट तौर पर पीएसी ने सीएजी की रिपोर्ट पर सिफारिश ही नहीं की है। हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है। आदित्य, आपका क्या तजुर्बा रहा है और संपत सिंह जी से आप क्या जानना चाहेंगे? वो पीएसी के चेयरमैन हैं, अब उनके पास ये रिपोर्ट आनी है, आपका क्या तजुर्बा और क्या जानना चाहेंगे आप उनसे? दीप कमल, मैं प्रोफेसर साहब के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कैग ने भी ये सवाल उठाया है कि वो रिपोर्ट दे देते हैं, सिफारिश कर देते हैं, पीएसी उस रिपोर्ट को सीरियसली नहीं लेती है और पीएसी ने 1985 के बाद से कोई भी सिफारिशें सरकार की तरफ नहीं की हैं। तो क्या कैग का ये आरोप सही है या गलत है? अगर सही है तो क्या इस बार ये उम्मीद की जा सकती है कि रिपोर्ट सिफारिशें जो हैं वो प्रोफेसर साहब करेंगे? जी प्रोफेसर साहब। सर आदित्य जी, थोड़ा सा गैप आ रहा है बातों में। ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये रिपोर्ट नहीं है रिपोर्ट, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट नहीं देती तो उसमें कैग भी दोषी है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बाकायदा उस मीटिंग के अंदर होते हैं, खुद होते हैं मीटिंग के अंदर, और हमारे बराबर बैठते हैं, मतलब एक जज की हैसियत से वो बैठते हैं, और जो अक्यूज की हैसियत से डिपार्टमेंट आता है वो हमारे सामने बैठता है, और रिपोर्ट बाकायदा जो दी जाती है तो अकेला चेयरमैन या मेंबर सवाल नहीं करते हैं, बाकायदा खुला हम उनको भी छूट देते हैं, एजी को भी, कि आप बताइए, आप पूछिए, जो अगर पर्सन कोई पूछना चाहते हैं, अब डिपार्टमेंट आपके सामने हाजिर है, वो भी पूछते हैं। तो इसलिए वो सीएजी की रिपोर्ट जो जाती है पीएसी कमेटी की, बाकायदा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी सहमति से जाती है। जिस बात को वो सहमत नहीं होते हैं, मीटिंग को टाल देते हैं और बाद में फर्दर मैटर की इंक्वायरी करवाते हैं। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पीएसी कमेटी रिपोर्ट दे देती है और उसके बाद डिपार्टमेंट या सरकार कार्रवाई नहीं करती है। ये इल्जाम लगाया है उन्होंने, जो लगाया है कि हम रिपोर्ट देते हैं, पीएसी कमेटी रिपोर्ट देती है, पीएसी कमेटी के ऊपर नहीं है इल्जाम। ये सरकार पर इल्जाम है। संपत सिंह जी, लेकिन जो रिपोर्ट है वो भी इतनी स्पष्ट और इतनी पुख्ता अगर हो कि उस पर कार्रवाई करनी ही पड़े कानूनी तौर पर और जो नियम है उनके हिसाब से, तो क्या ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे? रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आदित्य जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और हमने पीछे ऐसे किया था कि हमने कैग को कहा था कि जिस रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हुई है, और विधानसभा के सेक्रेटरी जो हमारे पास बैठते हैं उनको भी कहा है कि आप उनकी सबकी रिपोर्ट मंगवाइए, और बाकायदे चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था कि आपके जो अधिकारी इस तरह जो कोताही कर रहे हैं, जो अगर रिपोर्ट को बाद में कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो इस बार जो है उसके बाद काफी सतर्क हो गए। ये डिपेंड करता है कि पीएसी कमेटी के अंदर चेयरमैन कौन है, मेंबर्स कौन है। जहां अगर पॉलिटिकल बायसेस के हिसाब से बनाए जाते हैं वो तो गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ असेंबली के अंदर हरियाणा जैसे मैं बता रहा हूँ कि लोकदल और बीजेपी मेन जो पार्टियां हैं उनके सीनियर लोग हैं, अशोक अरोड़ा जी अध्यक्ष हैं लोकदल के, वो आज इस पीएसी के मेंबर है, और इसी तरह से अनिल विज जी हैं, काफी सीनियर मेंबर है, 4 बार एमएलए बन चुके हैं, वो भी इसके मेंबर है। तो बाकायदा सबकी सहमति से, चाहे वो अपोजिशन का और रूलिंग का हो, कोई डाइसेंट उसके अंदर नहीं होता है, और डाइसेंट ना हो तो ये मान लो कि पीएसी कमेटी की रिपोर्ट ठीक है। हाँ, आगे सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो पीएसी कमेटी का फर्ज बनता है, और हम लोग तो बाकायदा ऑन द स्पॉट भी गए हैं। इस बार स्टेट के अंदर हमने कम से कम 12-13 डिस्ट्रिक्ट को विजिट किया है, कई कामों को विजिट किया है, ऐसा शायद ही कोई पीएसी करती है, लेकिन हम तो बाकायदा स्पॉट पर जाके भी देख के आए हैं। तो मैं ये कहता हूँ पीएसी कमेटी को अपनी ड्यूटी पूरी निभानी चाहिए, और कंट्रोल ऑडिटर जनरल जो है ना, ये कहे तो अच्छी बात है कि सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती है, तो वो कार्रवाई को आपको पीएसी कमेटी में उठाए लाके कि ये हमने सिफारिश की थी, इस पर सरकार ने कार्रवाई नहीं की है, तो कमेटी और ज्यादा उस पर सक्रियता से काम करेगी। तो पीएसी का भी एक पार्ट है, एक मतलब कैसे कहता हूँ कि इंटीग्रेटेड पार्ट है, जो आपके कंट्रोल ऑडिटर जनरल होते हैं वो बराबर के हमारे साथ हैं, बराबर की उनको पास पावर है, तो और हम तो उस हिसाब से काम करते हैं। मैं दूसरे का नाम कोई किसी का नहीं लेना चाहता, किसी कमेटी का, चेयरमैन का या कमेटी का, लेकिन जहां तक मेरा अपना तजुर्बा है, मेरा एक अनुभव है, और आपने तो आदित्य जी आप तो जानते भी हैं कि मेरा जो एक वर्किंग का तरीका है वो अलग ही औरों से। जी संपत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया एवन तहलका के साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। पूर्व मंत्री और नलवा से कांग्रेसी विधायक संपत सिंह हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे कि पीएसी के वो चेयरमैन हैं, और पीएसी सीएजी की सिफारिशों पर, सीएजी जिस तरीके से सवाल खड़े करती है उस पर अपने जांच करती है, सीएजी के मौजूदगी में करती है, उसको जो प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल हैं प्रदेश के उनकी मौजूदगी में करती है, और जो आगे संभव होता है और सही समझा जाता है वो सिफारिश भी अलग अलग विभागों को करती है। आदित्य चौधरी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि सीएजी अपनी रिपोर्ट दे देती है, उसके बाद पीएसी के चेयरमैन हमारे साथ थे, वो कह रहे हैं कि सीएजी को भी उतना ही अधिकार होता है, उनके साथ वो पीएसी में उसका एक हिस्सा हैं। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं की बात कर रहे हैं कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, अशोक अरोड़ा, अनिल विज उसमें सदस्य हैं।
कुल मिलाकर एक दूसरे पर आरोप और एक अपनी जिम्मेदारी आगे से आगे जो ट्रांसफर करने का सरकारी तरीका है वो सामने नजर आ रहा है। ऐसे में ग्राउंड के स्तर पर विभाग के जो वास्तविक जो उसकी कार्यप्रणाली है सरकारी दफ्तरों की, उस पर सुधार की बात कहीं अमल में नहीं आ पाती, अंजाम तक इस तरीके की जो भी जांच होती है वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल, देखिए दीप, एक दुख था। आज हमने बात की जो प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल हैं ओमकार नाथ, उनका ये कहना था कि हम जो सिफारिश करते हैं किसी द्वेष भाव में नहीं करते हैं, हम सरकारी सिस्टम को सुधारने के उद्देश्य से उस सिफारिश को करते हैं। अगर सरकारी विभाग उस बात को मान लें तो उनकी कार्यप्रणाली सुधरेगी, आम आदमी का उनमें विश्वास बढ़ेगा। और यही सिफारिशें, वो जो रिपोर्ट जाती हैं 4 हिस्सों में, उनके साथ सिफारिश भी होती हैं कि क्या क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। उसको लेकर पीएससी के सामने रिपोर्ट जाती है। फिर पीएससी का ये फर्ज बनता है कि वो एक सिफारिशी एक रिपोर्ट तैयार करे और सरकार को लिखे, क्योंकि कैग सीधा सरकार को कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता है, वो सिर्फ पीएससी के पास जा सकता है। इस मामले में हरियाणा में ये हो रहा है कि पीएससी की जो सिफारिशें हैं वो सरकार तक नहीं जाती, और यही वजह है कि कार्यप्रणाली नहीं सुधर पा रही है। लगातार विभागों में ये आरोप लगते हैं कि अफसर जो हैं वो अफसरशाही चलाते हैं, ढंग से एक जनता के नुमाइंदे उस तरह से काम नहीं करते हैं, और जो जनता के नौकर हैं हम कह सकते हैं लोकतंत्र में, वो भी उस तरह से काम नहीं करते हैं क्योंकि सिफारिशें उनको की ही नहीं जाती। तो क्या का ये सवाल है, और संपत सिंह ने ठीक कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि कार्यप्रणाली सुधरेगी और हरियाणा में काम का माहौल जो है वो अफसरशाही में बनेगा। जी आदित्य, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त भाजपा विधायक दल के नेता अनिल विज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल विज जी, A1 तहलका पर आपका स्वागत है। जो सीएजी की रिपोर्ट पर आप लोग विवाद, जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सीएजी ने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, लेकिन बात जो सामने आ रही है वो ये कि सीएजी रिपोर्ट पेश करके अपना काम कर देता है, पीएससी में रिपोर्ट आती है, वहां पर कार्रवाई रुक जाती है। जी, अनिल विज जी से संपर्क हमारा नहीं बन पाया है। तो सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई है और उस पर आज सीएजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तमाम जो आंकड़े हैं जो फिजूल खर्ची के हैं या लापरवाही के हैं वो सामने रखे हैं। आदित्य चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चंडीगढ़ से न्यूज़ रूम से हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी हमारे साथ जुड़े थे। और अनिल विज भाजपा विधायक दल के नेता हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। अनिल विज साहब, आप पीएससी के मेंबर हैं, अब सवाल पीएससी के पास आ गया, सीएजी ने अपनी रिपोर्ट देके काम कर दिया है, अब पीएससी कितना उस पर आगे काम करेगी और कैसे उस पर सुधार की बात आगे आएगी? नहीं, देखिए, जो पीएससी कमेटी होती है ये परमानेंट नहीं होती है जी। ये हर साल न्यू कॉन्स्टिट्यूट होती है और इसमें डिपेंड करता है कि कौन से मेंबर्स अगले वर्ष के लिए इसमें आएंगे जी। और दूसरी जो बड़ी बात है कि ये खाली हरियाणा में है, बाकी जगहों पर नहीं है। बाकी सब जगह पर जो पीएससी का चेयरमैन होता है वो अपोजिशन पार्टी से होता है जी, लेकिन हरियाणा में जो चेयरमैन होता है वो कांग्रेस पार्टी का है। तो ऐसी स्थिति में पीएससी में कोई ज्यादा इंसाफ होना मुमकिन नहीं हो पाता जी। और पीएससी के इतने दांत तीखे नहीं है कि वो इतने बड़े परिवार के मामले के ऊपर अपनी कोई अच्छी पकड़ बना सके। इसीलिए हमने ये मांग की कि इसकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जानी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। जी जी। अनिल विज साहब, तो क्या आप ये भी मांग करेंगे कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके चेयरमैन भी विपक्ष के किसी नेता को बनाया जाए? ये सब जगह परंपरा है, लेकिन हरियाणा तो यूनिक स्टेट है ना जी। हरियाणा में तो कुछ भी हो सकता है और आप देखते हैं कि किस प्रकार से सारा सदन हमारा चलाया जाता और चलता है, सारा आप देख रहे हैं। ये तो हरियाणा में तो कुछ भी हो सकता है। हमेशा जो पीएससी का चेयरमैन होता है, चाहे वो लोकसभा में होता है, वो भी अपोजिशन पार्टी से होता है और बाकी स्टेटों में भी अपोजिशन पार्टी से होता है। लेकिन हरियाणा में रूलिंग पार्टी के आदमी को चेयरमैन बनाया गया। आज की तारीख में प्रोफेसर संपत सिंह इसके चेयरमैन हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं और संख्या भी उसमें रूलिंग पार्टी की ज्यादा होती है जो पीएससी बनती है और उसमें आम केसेस तो हो जाते हैं, लेकिन जो इतना बड़ा हिंदुस्तान के फर्स्ट परिवार का केस है, ये जो केस है राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का,
इसकी चेयरपर्सन जो है वो खुद सोनिया गांधी है। तो ऐसे केस के लिए ये पीएससी भी अपना काम करती रहे। हमने कहा है कि पीएससी भी अपना काम करे, मैं उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूं, लेकिन साइमल्टेनियसली इसका हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जानी चाहिए कि कहां कहां फायदे पहुंचाए गए, कहां कहां नियमों को तोड़ा गया और किस प्रकार से सारे कायदे कानूनों को ताक पे रखकर ये जमीन चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए दी गई। जी अनिल विज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एवन तहलका हरियाणा से जुड़ने के लिए। भाजपा विधायक दल के नेता अनिल विज मांग कर रहे थे कि राजीव गांधी ट्रस्ट को दी गई जमीन के मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए। साथ ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी जो सीएजी की अलग अलग महकमों को लेकर सिफारिशें हैं, जो भी रिपोर्ट सामने आई हैं, उन पर अपनी जांच जो है वो जारी रखे।